हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। जैसे कि हम लोग दूसरा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है, टाइप ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, देखते हैं। तो लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, तो आइए हम इसमें पहले पढ़ते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन मतलब जो हमारे जो भी हमें जो जो सोर्स से हम लोग हिस्ट्री को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मटेरियल रिमेन्स। ठीक है, जो बच्चे मटेरियल्स हैं जो हमें मिलते हैं, उसको हम लोग उससे हम लोग हिस्ट्री का पता करते हैं। ठीक है, एंशियंट इंडियन लेफ्ट इन्यूमरेबल मटेरियल रिमेन्स, बहुत सारे, इननुमेरेबल, बहुत सारे, असंख्य मटेरियल रिमेन्स हैं, जैसे कि स्टोन टेम्पलेट्स हैं साउथ इंडिया के। ठीक है, ब्रिक मोनास्ट्रीज हैं इन ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, स्टील स्टैंड्स इन द रिमाइंड्स अस द ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑफ पास्ट। ठीक है, अभी तक ईंट के बने हुए मोनास्ट्रीज खड़े हैं ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, जो कि हमें याद दिलाता है कि कितने बड़े बड़े महान बिल्डिंग्स बने हुए थे पास्ट में। बट मेजर पार्ट ऑफ दिस रिमेन्स लाइज बuried इन द माउंट्स scattered ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो ये सारे जो रिमेन्स हैं, माउंट्स हैं, वो पूरे देश में बिखरे हुए हैं। हाँ, तो माउंट्स है क्या? द माउंट इज एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड कवरिंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशन। ठीक है, जो मिट्टी के अंदर धसे हुए हैं, कोई भी पुराने सभ्यता को, उस बड़े एरिया को माउंट्स कहा जाता है। तो पूरे देश में से बहुत सारे माउंट्स हैं, एरियाज हैं, जिसके नीचे बहुत सारे रिमेन्स हैं। ठीक है, तो ये पता चलता है हमें। सिंगल कल्चर माउंटेड प्रेजेंट ओनली वन कल्चर थ्रू आउट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिंगल कल्चर, मतलब जैसे सपोज एक गांव है, जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा दब गया तो सारे सिंगल कल्चर्ड है, उसको सिंगल कल्चर माउंट्स कहा जाएगा। ठीक है, सब माउंट्स प्रेजेंट ओनली पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, कल्चर, तो ये जैसे कि मतलब कुछ माउंट्स हैं जैसे जिसमें सिर्फ ग्रे पेंटेड ग्रे वेयर्स हैं। ठीक है, तो इसको सिंगल माउंटेड माउंट्स कहा जाएगा, सिंगल कल्चर माउंट। ठीक है, तो इस तरह से इसको पूरा पड़ेगा, माउंट के बारे में बताया। और हाँ, माउंट कैन भी कैसे खोदा जाता है। ठीक है, एक वर्टिकली खोदा जाता है, वर्टिकल एक्सकवेशन मींस लेंथ वाइज, ऐसे लंबे डिगिंग। ठीक है, उसको, और एक जनरली जनरली किया जाता है, एक वर्टिकल है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो दो तरह से उसको खोदा जाता है, निकाला जाता है, सबसे अच्छा वर्टिकल माना जाता है। ठीक है, तो इस ये पूरा यही इसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सकैवेशन कैसे किया जाता है, यही सब है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो यहाँ पे जो है हम हमें ये पता चलेगा, देखें, तो इसको पूरा मेगांथेसिस क्या होता है, मेगालिथ्स। ठीक है, तो मेगालिथ्स का मतलब ये है कि बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थर को मेगालिथ है। सम पीपल इन साउथ इंडिया बuried along with the dead their tools, weapons, pottery and other belonging in the grave which are enriched in the big piece of stone. These structure are called megaliths. ये पूछा जाता है, what is megalith? Megalith is nothing, is just a big piece of stone. ठीक है, इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि हमें कैसे कैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, इतना छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे आर्कियोलॉजी क्या होता है इन सक्सेसिव, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है आइडिया ऑफ मटेरियल लाइफ ऑफ द पीपल इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। ठीक है, हमें जब किसी के जीवन में हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं किसी के जीवन के बारे में, किसी के लोगों के लाइफ के बारे में, तो उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखिएगा। हाँ, एक चीज़ है, हमें पता कैसे चलता है कि जो चीज़ें हमें मिला है वो कितने साल पुराना है, क्या है। ठीक है, डेट कैसे पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे है, वो हम यूज करते हैं कार्बन 14। ठीक है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन है, विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, it decay like all radioactive substance at
a uniform rate when an object is leaving, the process of the decay of C14 is neutralized by absorption of C14 through the air and food. ठीक है, by measuring the loss of C14 content in an ancient object its age can be determined. ठीक है, तो ये पूछा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी एंशियंट ऑब्जेक्ट आपको मिला, रिमेन आपको मिला, आप उसका एज कैसे पता करोगे? तो एज हम उसमें प्रेजेंट C14 जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप मटेरियल है उसकी डिके के हिसाब से पता चलेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है C14 कंटेंट जो है इट इज़ नोन एज, अगर हाफ लाइफ ऑफ C14 इज़ 5568 ईयर्स। ठीक है, अगर उसका हाफ लाइफ है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाफ लाइफ निकालना। ठीक है, तो C14 का हाफ लाइफ अगर आप निकालोगे तो इसके इतना बराबर होगा, 5568 के बराबर होता है। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज डिफाइंड एज द पीरियड ड्यूरिंग विच वन हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट डिजापियर, जो डिजापियर होता है उसी को मापते हैं। ठीक है, इस तरह से है। द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज नोन थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू एंड स्पेशली थ्रू पोलन एनालिसिस। जो हम क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में जब हमें जानना होता है हिस्ट्री के बारे में, कैसा क्लाइमेट हुआ करता था, वेजिटेशन से पता चलेगा ना, क्योंकि जैसा क्लाइमेट होगा उस तरह से वेजिटेशन होगा। ठीक है, तो पता चलता है, जैसे अगर एराइड है या फिर वहाँ पे रेनी है क्या है, तो उस हिसाब उसके वेजिटेशन के जो रिमेन्स होंगे उससे पता चलेगा। ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा हुआ करता था, किस तरह का एग्रीकल्चर हुआ करता था। ठीक है, इसको पता चलता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है राजस्थान एंड कश्मीर। ठीक है, तो अराउंड 7 से 6000 BC पहले कश्मीर में और राजस्थान में एग्रीकल्चर हुआ करता था। कैसे पता चला? वहाँ पे जो हमें रिमेन मिले हैं, ठीक है, खास करके पोलन एनालिसिस करके पता चला कि इतने सालों पहले वहाँ पे हुआ करता था क्या, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हो गया रिमेन से, पहला सेक्शन हमें पता चला कि रिमेन से। ठीक है, मटेरियल रिमेन से पता चला कैसे हमें करते हैं। सेकंड मटेरियल है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो होता है कॉइन्स। ठीक है, हमारे पास अच्छा खासा कॉइन है। ठीक है, तो जिससे हमें पता चलता है कि जो कि अनआर्थ किए गए हैं एक्सकवेशन में, तो इसे पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उस समय कौन शासन करता था, किस तरह के मटेरियल अवेलेबल थे, एक्सेट्रा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो नुमिस्मेटिक कहा जाता है स्टडी ऑफ कॉइन्स को, इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ कॉइन, दैट इज नुमिस्मेटिक। या फिर ऐसा पूछा जाएगा व्हाट इज नुमिस्मेटिक, इट इज अ स्टडी ऑफ कॉइन। ठीक है, एंशियंट कॉइन वेयर मेड अप ऑफ मेटल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लीड। ठीक है, तो एंशियंट कॉइन एस मेटल में तैयारी बनाया जाता था। ठीक है, किसमें? कॉपर में बनता था, सिल्वर में बनता था, गोल्ड में बनता था और लीड में बनता था। कॉइन मॉल्ट मेड ऑफ बर्न्ट क्ले हैव बीन डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर। ठीक है, बर्न्ट क्ले में बना जाता था। कैसे? एक क्ले का ऐसे वो होता है ढांचा, उसमें मोल्ड मटेरियल को डालो, उस हिसाब से वो बन जाता था। फिर उसका कवर निकाल दो, मतलब तोड़ दो, हो गया। मोस्ट ऑफ देम जो कॉइन है, मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द कुशाना पीरियड। ठीक है, मैक्सिमम कॉइन कुशाना पीरियड में मिला गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। किस में सबसे ज़्यादा कॉइन मिला? कुशान पीरियड का सबसे ज़्यादा कॉइन मिला है। द फर्स्ट 3 क्रिश्चियन सेंचुरी द यूज ऑफ सच मोल्ड इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड द ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड। ठीक है, कुशाना पीरियड में सबसे ज़्यादा मिला, पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये जो मोल्ड कॉइन बनते थे वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गया। ठीक है, सिंस देर वॉज नथिंग लाइक द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंशियंट टाइम पीपल केप्ट मनी इन द अर्दन वेयर। ठीक है, उस समय कोई बैंकिंग सिस्टम तो होता नहीं था, वो पैसे कैसे रखते थे? वो अर्थन मोल्ड में, मतलब मिट्टी के बने हुए उसमें जो बर्तन टाइप के होते हैं कंटेनर, उसमें रखते थे। एंड ऑल्सो द ब्रास वेसल्स में रखते थे। मेंटेन देम एज प्रीशियस होर्ड ऑन विच दे कुड फॉल बैक इन टाइम ऑफ नीड। ठीक है, तो इस तरह से वो रखते थे अपने पैसों को संभाल के। ठीक है, दे आर प्रिजर्व्ड मोस्टली इन म्यूजियम आर्ट। कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा रखा गया ये मिले हुए कॉइन को? कोलकाता में है, पटना में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, मुंबई में है,
चेन्नई में है। मैनी इंडियन कॉइन्स आर फाउंड इन द म्यूजियम ऑफ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। देखो कॉइन वहाँ मिलने का मतलब क्या है, हमारा ट्रेडिंग होता था, इकोनॉमिक रिलेशनशिप उन लोगों से था। जहाँ जहाँ हमारा कॉइन मिला या हमारे देश में किसी और देश का कॉइन मिला, इसका मतलब वहाँ के लोग यहाँ, यहाँ के लोग वहाँ ट्रेड करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल सक्सीड इन ट्रांसफरिंग मैनी ऑफ द इंडियन कॉइन्स टू प्राइवेट एंड पब्लिक कलेक्शन इन दैट कंट्री। ब्रिटिशर्स तो सब कुछ ले गए भाई, कॉइन तो लेना ही है, ठीक है। तो काफ़ी कॉइन्स है जो उनके म्यूजियम में भी हमें मिलता है। कहाँ मिलेगा? इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता ऑफ इंडियन कॉइन्स, इन द ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ इन लंदन, ठीक है, लंदन भी ब्रिटिश म्यूजियम में मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा इंडियन कॉइन्स, ठीक है। और अर्लीस्ट कॉइन कंटेन ए फ्यू सिंबल, ठीक है, अर्लीस्ट कॉइन में क्या क्या सिंबल हुआ करता था, बट फ्यू सिंबल मतलब जैसे कुछ एनिमल्स का सिंबल हुआ करते थे, कुछ आगे चल के देखेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा टाइम, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। इसमें बस इतना ही पढ़ना है कि किस किस से हमें हिस्ट्री का पता चलता था, इतना डिटेल में, काफ़ी डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लैटर, जैसे पहले थोड़े बहुत सिंबल्स मिलते थे, आगे चल के जब राजा महाराजा का टाइम आया तब उन्होंने कॉइन पे अपना नाम, अपना ये, अपना भगवान, अपना डेट, सब कुछ छापना शुरू कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ता रहा। स्पेशल ऑफ द इंडो ग्रीक हु केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान, ठीक है। ये एक याद रखिएगा, इंडो ग्रीक्स जो है वो इंडिया में कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे, ठीक है। एंड रूल्ड हियर इन द सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी ऑफ बीसी। सिंस कॉइन वेर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, ये जैसे मैंने बताया कॉइन किस किस के लिए यूज किया जाता था, कॉइन हर चीज़ के लिए यूज किया जाता था एज ए करेंसी, ठीक है। वो तो करेंसी था ही, तो ट्रेड के लिए यूज किया जाता था, हर चीज़ के लिए कॉइन यूज किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे वी गेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इन पोस्ट मौर्यन टाइम, दीज वेयर मेड अप ऑफ, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉइन हमें कब मिलता है? पोस्ट मौर्यन के टाइम पे, ठीक है। और गुप्ता के पीरियड के यहाँ पे लिखा है ना, गुप्ता के पीरियड के समय पूरा डिसअपियर हो गए कॉइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता था हमें पोस्ट मौर्यन टाइम्स में। दीज वेयर मेड अप ऑफ लीड, प्रोटीन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। द गुप्ता इश्यूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। कुषाण ने कॉइन सबसे ज्यादा बनाया था, बट गुप्ताज ने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन इशू किए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि हु इशूड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, देन गुप्ताज, बट हु इशूड द मोस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इज कुषाणस, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन हमें मिल सकता है, बेनिफिट है। तो यहाँ पे गुप्ता टाइम हैव बीन फाउंड इंडिकेट द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन दैट पीरियड। देखिए, अगर वहाँ पे पैसे नहीं मिले, अगर कॉइन नहीं मिल रहा है गुप्ता पीरियड में, इसका मतलब व्यापार ही नहीं हो रहा होगा ना। जब व्यापार नहीं होगा तो कॉइन्स कहाँ मिलेंगे? कॉइन ऑल्सो पोर्ट्रे किंग एंड गॉड्स, ये वही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, पहले फ्यू सिंबल्स हुआ करते थे, फिर राजा महाराजाओं ने अपना सिंबल लगाया, और फिर धीरे धीरे भगवान आए, ठीक है, रिलीजन आया, तो उसका भी देखने को मिला हमें, ठीक है। ये हो गया कॉइन के बारे में। नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मतलब लिखावट, ठीक है, जो लेख हमें मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे लेख मिले हैं। फार मोर इम्पोर्टेंट देन कॉइन एंड कॉइन आर इंस्क्रिप्शन। कॉइन से सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि हाथों से लिखा गया होता है, ठीक है। तो जो इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसको एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी, और जो पढ़ता है उसको क्या बोलेंगे? एपिग्राफिस्ट, ठीक है। द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन एंड अदर ओल्ड रिकॉर्ड इज कॉल्ड पैलियोग्राफी, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन पढ़ेगा, उस स्टडी इंस्क्रिप्शन है, उसको एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। जो ओल्ड राइटिंग्स को पढ़ता है उसको पैलियोग्राफी कहा जाता है। इंस्क्रिप्शन वेयर कार्व्ड सील्स, स्टोन पिलर, रॉक, कॉपर प्लेट, टेम्पलेट, टेम्पल वॉल एंड ब्रिक और इमेजेस। यहाँ यहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको स्टडी किया जाता है। हमें हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अशोकाज पिलर, ठीक है। तो सारे कंट्री में मिलता है, ऐसा कहीं नहीं कहीं जगह पे स्पेशली मिलता है, हर जगह ये आपको हमारे पूरे देश में इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, ठीक है। लाइक कॉइन इंस्क्रिप्शंस आर प्रिजर्व्ड इन वेरियस म्यूजियम। जैसे कि कॉइन को कई म्यूजियम में, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम है, कोलकाता है, तो वैसे कॉइन, जैसे कॉइन को प्रिजर्व किया गया है म्यूजियम्स में,
वैसा ही इंस्क्रिप्शन को म्यूजियम में भी प्रिजर्व किया जाता है बहुत सारे पूरे देश में। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वे आर रिटन इन द प्रकृति लैंग्वेज इन द 3rd century। ठीक है, सबसे अर्लीस्ट जो है प्रकृति लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे कि अभी अब अगर हम याद करें पिछले चैप्टर में से, अशोका इंस्क्रिप्शंस मेड अप ऑफ प्रकृति लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, संस्कृत वाज अडॉप्टेड एज एन एपिग्राफिक मीडियम इन द 2nd century। देखिए 3rd century में प्रकृति था, 2nd century में जैसे कि संस्कृत अपने पूरे जोरों शोरों से आ गया था तो संस्कृत में लिखा गया है। तो इसको पूरा पढ़िएगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस बियरिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ मौर्य, पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता टाइम हैव बीन पब्लिश्ड इन द सीरीज ऑफ कलेक्शन कॉल्ड कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकरम। ठीक है, तो ये एक है, यहाँ पे सारे इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा गया है, एक कलेक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शन की बुक है। बट नॉट टू मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ पोस्ट गुप्ता टाइम हैव अपीयर्ड इन सच। देखिए सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन मौर्य टाइम, मौर्य पीरियड में ही बना गया था, पोस्ट गुप्ता टाइम में तो कुछ था ही नहीं। मोर देन 50,000 इंस्क्रिप्शंस मोस्टली ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन हमें देखा गया है, मोर देन 50,000 विच अवेट पब्लिकेशन। द हरप्पन इंस्क्रिप्शन विच अवेट डेसिफरमेंट। ठीक है, जो हरप्पन इंस्क्रिप्शन है अभी उसका बाकी है डिसिफर्ड होना। सीम टू हैव बीन रिटन इन द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या होता है, तो जहाँ पे पिक्चर के माध्यम से लिखा गया हो, कोई राइटिंग नहीं है, पिक्चर पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है पिक्चर से, इन विच आइडिया एंड ऑब्जेक्ट वे आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस वे आर एनक्रेव्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जैसे मैंने बताया ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्रकृति लैंग्वेज में वज जो कि लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं तो वो प्रकृति लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ऐसे खरोस्ती एक लैंग्वेज है जो कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि विच लैंग्वेज रिटन इन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज खरोस्ती। ठीक है, या फिर खरोस्ती लैंग्वेज स्टाइल क्या है लिखने का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्रेवलेंट इन द होल कंट्री। ठीक है, ब्राह्मी पूरे कंट्री में लिखा जाता था। ब्राह्मी कंटिन्यू टू बी द मेन स्क्रिप्ट टिल द एंड ऑफ द गुप्ता टाइम। पूरा गुप्ता टाइम एंड तक ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही सबसे ज़्यादा रहा। ठीक है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन द सील ऑफ हरप्पा बिलोंगिंग टू 2500 BC। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुराना स्क्रिप्ट हमें कहाँ मिलता है, हरप्पा के समय से मिलता है, जो कि 2500 BC पुराना है। ठीक है, 2 अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड बाय फिरोज शाह तुगलक, वन इन मेरठ एंड अनदर एट द प्लेस कॉल्ड टोपरा इन हरियाणा। ठीक है, ये मिला है, किसने खोजा है, इसको खोजा गया है हमारे फिरोज शाह के द्वारा, ये थोड़ा याद रखिएगा। तो पूछिएगा इलाहाबाद और मेरठ और हरियाणा का जो पिलर है अशोका का किसने खोजा था, तो फिरोज शाह ने लोग खोजा था। ठीक है, दिस एपिग्राफिक्स वर फर्स्ट डेसिफर्ड। ठीक है, तो ये जो हुआ, तो जो एपिग्राफिक्स है उसको सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर्ड किया था। डेसिफर्ड मतलब उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था, निकाला था, बताया था। ठीक है, दिखाया था। ठीक है, ए सिविल सर्वेंट इन द एम्प्लॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। बंगाल में थे तो उन्होंने जैसे कि पता है ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा काम किया है, चाहे डी ग्लोरीफाई किया हो, पर सबसे ज़्यादा उन्होंने ही काम किया है। तो वेरियस टाइप इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं। ठीक है, रॉयल कन्वे रॉयल ऑर्डर्स एंड डिसीजन रिगार्डिंग सोशल रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर टू द ऑफिशियल ऑफ द पीपल। जनरल अशोकन इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। अदर आर वोटिव रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णव। देखिए हमें ये बताता है इंस्क्रिप्शन में हमें क्या मिलता है, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया होता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। विक्ट्री ऑफ किंग, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था, वहाँ पर रिलीजन कैसा था, क्या फॉलो करते थे, ये सब चीज़ें लिखा जाता है इंस्क्रिप्शन में, हमें मिलता है जानने को। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यहाँ पे लिखा गया है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ द समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता ये इंपॉर्टेंट है। टू दिस कैटेगरी बिलोंगिंग द इलाहाबाद। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन देखिए सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन पिलर इंस्क्रिप्शन अशोका ने बनाया है, तो जहाँ भी आता है हम अशोका मार देते हैं, बट इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है वो समुद्रगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, फाइनली वी हैव मैनी डोनेटिव रिकॉर्ड्स विच इज़ स्पेशली गिफ्ट मनी कैटल। ठीक है, उस समय क्या क्या गिफ्ट दिया जाता था, ये सब जैसे मनी दिया जाता था, कैटल्स दिए जाते थे, लैंड एक्सेट्रा, ये सब गिफ्ट्स में हुआ करते थे।
ठीक है, किंग्स देते थे सबको, ठीक है। इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स लैंड ग्रांट में भी, हाँ लैंड ग्रांट जब होता था ना उसको भी इंस्क्रिप्शन में रखा जाता था, जैसे कि ताम्रपत्र में लिख के रखा जाता था कि हमने इतना लैंड इसको दिया है, ठीक है। तो चीफ एंड प्रिंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द लैंड सिस्टम, ठीक है। अगर लैंड सिस्टम हमें पढ़ना है तो इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा काम देता है, क्यों? उस समय उसको लिख कर रखा जाता था लैंड ग्रांट्स को, ठीक है, ताम्रपत्र में हो कहीं भी लिख के रखते थे, ठीक है। दीज आर वेरी मोस्टली एनक्रिप्ट कॉपर प्लेट्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया ताम्रपत्र दे रिकॉर्ड द ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये सब लिखा जाता था, ठीक है। रिटर्न इन ऑल लैंग्वेजेस सच आज प्रकृति, संस्कृत, तमिल, ठीक है, तेलुगु। सबसे पुराना प्रकृति है, ओल्डेस्ट यूज़ किया जाता था, फिर उसके बाद संस्कृत अपने पूरे धूमधाम से आ गया, फिर तमिल, तेलुगु, मतलब रीजनल लैंग्वेज आने शुरू हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा इंस्क्रिप्शन। अब अदर लिटरेरी सोर्स, हमारे लिटरेरी सोर्स, लिखा हुआ सोर्स क्या है? एंशंट इंडियन न्यू राइटिंग अर्लियर, देखो 2500 बीसी से पहले लिखना आता था लोगों को, ठीक है। और मोस्ट एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट वर नॉट ओल्डर देन 4th century, ठीक है, फाउंड इन द सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया हमें सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है, मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ, हाथों से लिखा हुआ, कहाँ मिलता है? सेंट्रल एशिया मिलता है, ठीक है। इन इंडिया रिटन ऑन बिर्क बार्क एंड पाम लीव्स, कहाँ लिखा जाता है? बिर्क बार्क मतलब छाला से, पेड़ के छाल, और पाम लीव से, ठीक है, ताड़ के पत्ते, झाड़, उससे लिखा जाता है। बट सेंट्रल एशियन वेयर द प्रकृति लैंग्वेज, सेंट्रल एशिया किस लैंग्वेज में लिखा गया था? प्रकृति लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। एंड स्प्रेड फ्रॉम इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट वेर ऑल्सो रिटन ऑन द सीप लेदर, ठीक है, सीप लेदर, बकरी के जो बकरा है ना उसके जो लेदर होता है उसके चमड़ी से, उससे भी लिखा गया है। उसको डायरेक्ट नहीं लिखते थे, उसका लेदर बनाने का होता है प्रोसेस, लेदर बना के उसको लिखने लायक बनाया जाता है, ठीक है। वुडन टेबल्स, ठीक है, लकड़ी के जो टेबल्स हैं उस पर खुद खुद के लिखते थे। तो इन सब से हमें काफ़ी लिटरेरी रिसोर्सेज मिले हैं, ठीक है। मोस्ट एंशिएंट बुक्स कंटेन रिलीजियस थीम, ठीक है। सबसे उस समय तो भक्ति समय चलता था, आया नहीं था भक्ति मूवमेंट, बट बहुत ज़्यादा लोग रिलीजियस थे, तो आते थे जाते थे एथनिक ग्रुप्स, तो रिलीजियस की थीम्स बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे, ठीक है। लिटरेचर ऑफ द हिंदूज इंक्लूड, हिंदू लिटरेचर क्या है? जैसे कि वेदास हैं, ठीक है, वेद, रामायण है, महाभारत है, ये सब बहुत पुराने उस समय के लिखे हुए हैं, पुराण, ठीक है, एक्सेट्रा। दे थ्रो कंसिडरेबल लाइट ऑन द सोशल एंड कल्चरल, ये सब बताते क्या थे उस समय के सोशल लाइफ कैसा था, कल्चरल लाइफ कैसा था, इन सब के बारे में वो बताते हैं। ऋग्वेदा में भी द असाइन एंड द सिरका, ऋग्वेदा जो है सबसे ओल्डेस्ट वेद इसी को कहा जाता है, और पहला वेद भी है, हाँ ठीक है। उसमें कितना सिरका है, श्लोक है, वो है 1500 से 1000 बीसी में बना श्लोक, कहता हूँ सिरका टाइम, ठीक है। 1500 से 1000 बीसी के समय वो लिखा था। बट द कलेक्शन ऑफ अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, ठीक है, तो ये बाद में चल के उसमें कलेक्शन बने, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा बने, ठीक है। द ब्राह्मणाज, अरण्यकाज एंड द उपनिषद बिलोंग रफली, तो ये जो हमारा जो और पुराण है, जैसे ब्राह्मणाज है, अरण्यकाज है, ये सब बुक्स है, लिटरेचर है, उपनिषद्स हैं, ये सब रफली 1000 से 500 बीसी के करीब करीब के लिखा गया है, ठीक है। द ऋग्वेदा मेनली कंटेन प्रेयर्स, ऋग्वेदा में क्या था? सबसे ज़्यादा प्रेयर लिखे गए थे, ठीक है। तो उसके बाद ये पूरा देखिएगा, ठीक है। उपनिषद कंटेन फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन, उपनिषद में क्या होता था? उसमें फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र है वो, ठीक है, वो उपनिषद इसमें होता है। In order to understand the Vedic text, it was necessary to learn the Vedangas or the limbs of the Veda, ठीक है। तो वेदिक एक वेद है, वेद के कई सारे लिम्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सब पार्ट्स होते हैं। दिस सप्लीमेंट ऑफ द वेदा कंप्राइजेस फोनेटिक्स, ठीक है, फोनेटिक्स होता है शिक्षा, रिचुअल, ग्रामर, ठीक है, व्याकरण जिसको कहते हैं, इटिमोलॉजी, ठीक है, निरुक्त, मैट्रिक्स यानी छंद, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष, ठीक, कितना है, ठीक है, ये है वेद, है वेद के अंग है, ठीक है, उपअंग मतलब वेदांग, ठीक है। तो इसको पूरा दिखेगा। तो जैसे कि यहाँ पे है सूत्र, ठीक है, मतलब फॉर्मूलाज, ठीक है, ये प्रेजेंट वाज कॉल्ड सूत्र, ठीक है, प्रेजेंट इज कॉल्ड सूत्र मतलब फॉर्मूला। द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ दिस राइटिंग ग्रामर ऑफ द पाणिनि, पाणिनि क्या थे? पाणिनि बहुत अच्छे बहुत ग्रामर लिखते थे, ठीक है। ये कब लिखते थे? अराउंड 400 बीसी, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रामर कौन सबसे ज़्यादा? पाणिनि ग्रामर लिखते थे, पाणिनि, ठीक है।
तो टू एपिक्स ऑफ द मेजर पुराना, ठीक है। तो ये अराउंड 400 बीसी में पाणिनि बहुत बड़े ग्रामर लिखते थे, ठीक है। तो ये बहुत सारे है, रामायण लिखा गया, वाल्मीकि ने रामायण लिखा उस समय लिटरेचर में, ठीक है। रामायण और वाल्मीकि संस्कृत में लिखा गया था। महाभारत लिखा गया, फिर उसके बाद सप्तसहस्री संहिता ये भी लिखा गया था। महाभारत को कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 लाख वर्सेस थे, ठीक है। किसमें? महाभारत में 1 लाख वर्सेस थे, जिसको सप्तसहस्री संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। फिर रामायण है पोस्ट वैदिक टाइम में, ठीक है। महाभारत तो मैंने बताया। इन पोस्ट वैदिक टाइम वी हैव लार्ज कॉर्पस ऑफ रिचुअल लिटरेचर, ठीक है। उस समय रिचुअल मतलब कर्मकांड वाले लिटरेचर बहुत मिलते थे। बिग पब्लिक सैक्रिफाइसेस मेड ऑफ द फॉर प्रिंसेस एंड मैन ऑफ सब्सटेंसेस बिलोंगिंग टू द 3 हायर वर्नर्स, ठीक है। वर्ण सिस्टम तो पूरे जोरों शोर से चल रहा था, ठीक है। तो ऊपर के 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो सबसे नीचे, उसको खुद पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो उन 3 वर्ण के लिए, ऊपर के जो 3 वर्ण रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनके लिए रिचुअल्स लिखा गया कि वो क्या क्या करेंगे, कैसा कैसा उनका रहेगा, ठीक है। विच फिर यहाँ पे बताया गया है, बिलोंगिंग टू द 3 वर्नाज आर लेड डाउन इन द श्रौटा सूत्र, ठीक है, विच प्रोवाइड फॉर द सेवरल पॉम्पस रॉयल कोरोनेशन एंड सेरेमनीज, ठीक है। ये उनके लिए है। फिर एक गृह सूत्र है, ठीक है। बहुत इस तरह से उनके पूरे रिचुअल्स लिखे गए, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। रिलीजियस बुक्स भी कई सारे लिखे गए हैं, जैनिज्म पे, बुद्धिज़्म पे, ठीक है। तो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वे रिटन इन द पाली लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट जितने भी हैं वो सब पाली लैंग्वेज लिखा गया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। विच वाज स्पोकन इन मगध ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। मगध साउथ बिहार में पाली लैंग्वेज कहा जाता था, जिसमें सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए हैं, ठीक है। ये सब देखिएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में दिया है, वो कैसे कैसे उनका हुआ, बुद्धा पास थ्रू द मोर देन 550 बर्थ्स, ये सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। ईच बर्थ स्टोरी इज कॉल्ड जटका। जटका क्या है? बुद्ध के हर बर्थ स्टोरी को एक जटक कहा जाता है, ठीक है, एक जटक कहा जाता है। तो ये कई जटक है, 550 बर्थ है उनके। इकोनॉमिक कंडीशन, रैंक, ये सब बुद्ध के बारे में दिया है। जैन टेक्स्ट वे आर रिटन इन द प्रकृति लैंग्वेज, बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन द पाली लैंग्वेज एंड जैन के टेक्स्ट जो है वो प्रकृति लैंग्वेज इन 6th century वल्लवी इन द गुजरात, ठीक है। तो इस तरह से जैनिज्म के बारे में भी पूरा देखिएगा। तो एन इम्पॉर्टेंट लॉ बुक इन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हमें मिलता है, लिटरेचर हमें मिलता है, वह है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य लिखा है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य भी लोग उनको कहते हैं, ठीक है, उसको देखिएगा। तो इसमें क्या है, जो इसमें इसमें खास करके लिखा गया स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन द एज ऑफ मौर्याज। मौर्य के समय पे जो सोसाइटी था और इकोनॉमी था, उसके उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र को कौन लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है। वी ऑल्सो पोजेज द वर्क ऑफ भाषा, शूद्रक, कालिदास और ये जो भाषा, ये सब राइटर्स हैं, ठीक है। भाषा है, शूद्रक है, कालिदास हैं और बाणभट्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम द दे आर लिटरेचर वैल्यू, दे मिरर द कंडीशन ऑफ द टाइम टू विच राइटर्स बिलोंग। द वर्क ऑफ कालिदास कंप्राइजेस काव्य एंड ड्रामा, ठीक है। तो सिर्फ इतिहास या उस समय के बारे में नहीं बताते थे, उस वो ये भी दिखाते थे, रिफ्लेक्ट करते थे राइटर्स उस समय के, ठीक है, वो किस तरह के सोसाइटी में हैं। कालिदास के बारे में यहाँ पे थोड़ा बताया गया है, जो काव्य और ड्रामा लिखते थे। उनके सबसे फेमस जो है अभिज्ञा शकुंतलम, जिसको कन्वर्ट किया गया था उस समय, वी एस स्मिथ ने भी लिखा था इसको। तो ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या लिखा था कालिदास ने? वो अभिज्ञान शकुंतलम है, उनका सबसे फेमस लिटरेचर है, ठीक है। तमिल टेक्स्ट फाउंड इन द कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर, ठीक है। संगम लिटरेचर में बहुत सारे तमिल टेक्स्ट हमें अर्लियर के मिलते हैं, ठीक है। तो आइए, संगम लिटरेचर कंप्राइजेस अबाउट 30,000 लाइन्स ऑफ पोइट्री। संगम लिटरेचर में अराउंड 30,000 लाइन्स ऑफ पोइट्री है, विच आर अरेंज्ड इन 8 एंथोलॉजी कॉल्ड एटुटक्काई, ठीक है। पूरा ये है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो फिर मैं पढ़ देता हूँ। द पोएम आर कलेक्टेड इन ए ग्रुप ऑफ 100 सच एज पुरानानुरु,
the 400 of the exterior and other. There are two main group, Patnakil, कनक्कू द 18th लोअर कलेक्शन, ठीक है, पट्टू पट्टू, ठीक है, 10 सॉन्ग्स, इस तरह से है। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा देख लीजिएगा, मैं इतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। संगम टेक्स्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट। कैसे डिफरेंट है? पर्टिकुलरली द, यहाँ पे लिखा द ऋग वेदा टेक्स्ट दे डोंट कंस्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। संगम टेक्स्ट में रिलीजियस लिटरेचर नहीं है, पोएट्री वोएट्री है, 30,000 पोएट्री है। ऋग वेदा में बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट होते थे और वो संगम में नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वैदिक लिटरेचर इज डिफरेंट फ्रॉम संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर डज नॉट कंटेन any religious literature, ठीक है। The short and long poem were composed by numerous poets in praise of numerous heroes and heroines, ठीक है। वहाँ पे हीरो हीरोइन इन द सेंस जो ग्रेट पर्सनालिटीज है उनके प्रेज में पोएम्स लिखा गया है, कई सारे लोगों ने लिखा है। ये संगम के बारे में देखिए। संगम टेक्स्ट रिफर टू मैनी सेटलमेंट इंक्लूडिंग कावेरी पट्टनम, ठीक है, whose flourishing existence in is now attested archaeologically, ठीक है। ये इसके बारे में हमें बताता है कि उस समय जो कावेरीपट्टनम है उसकी जो सेटलमेंट है वो कितनी फ्लोरियस था, वो बताता है। द संगम लिटरेचर इज अ वेरी मेजर सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन इन द सोशल, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ, पीपल लिविंग कैसे जीते थे, ये हर लिटरेचर यही बताता है उस समय का सोशल लाइफ कैसा हुआ करता था। ये हो गया हमारे लिटरेचर के बारे में। काफ़ी सारे लिटरेचर है, उनको थोड़ा देखिएगा और याद रखिएगा, उसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स क्या है? इंडिजिनियस लिटरेचर कैन बी सप्लीमेंटेड बाय फॉरेन अकाउंट्स। टू इंडिया केम द ग्रीक, रोमन एंड चाइनीज विजिटर्स। कई विजिटर्स आए, कई ट्रैवलर्स आए, ठीक है, चाइनीज, ठीक है। तो ट्रैवलर्स रिलीजियस कन्वर्ट क्यों आते थे? या घूमने आते थे, या फिर अपने रिलीजियस इंटरेस्ट के लिए आते थे, कन्वर्ट करने या होने। तो वो क्या करते थे, उस समय सोसाइटी के बारे में लिखते थे और वो छोड़ के चले जाते थे। द ग्रीक राइटर मेंशन्ड संद्रकोटास, ठीक है, हर बारे में, जैसे अलेक्जेंडर के बारे में इंडिया के किसी भी लिटरेचर में नहीं है, बट ग्रीक्स ने लिखा है, तब हमें पता चलता है कि ये है। देखिए आगे आएगा ये। ग्रीक राइटर मेंशन संद्रकोटास, एक कंटेम्प्रेरी ऑफ द अलेक्जेंडर के टाइम पे एक होते थे संद्रकोटास, ठीक है, संद्रकोटास है। द ग्रेट हु इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। प्रिंस Sandrakotas is identified with Chandragupta Maurya, whose date of accessories is fixed in 322 BC, ठीक है। इसलिए फॉरेन अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी चीज़ें इंडियन अकाउंट्स में नहीं है, इंडिजिनस अकाउंट में नहीं है, जो हमें फॉरेन अकाउंट से पता चलता है। अकाउंट मतलब उनके लेख से, ठीक है। ग्रीक राइटर्स ने इनके बारे में लिखा है, जो कि चंद्रकोटा के बारे में पता नहीं है, वो अलेक्जेंडर टाइम के थे, ठीक है। द इंडिका ऑफ मेगाथेनिस, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक हु केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये थे। इनकी जो इंडिका ऑफ मैकेंथेसिस है, ये सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करता है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। द इंडिका इज़ नॉट फ्री फ्रॉम क्रेडिलिटी एंड एक्सग्रेशन विच टू मैनी अदर एंसेंट अकाउंट्स, ठीक है। ग्रीक एंड रोमन्स, ठीक है, Greek and Roman account of the 1st and 2nd century mention many Indian port and enormous item of trade between India and the Roman Empire. The periplus of the Erythraean Sea and Ptolemy's geography both written in the Greeks, ठीक है, ये important है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा, ठीक है, यही है। हर चीज़ हमारे इंडिजिनियस लिटरेचर में नहीं था, कई सारी चीज़ें हमें बाहर से भी पता चलता है। ये चाइनीज़ राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाहेशन डिस्क्राइब द सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द एज ऑफ द गुप्ताज एंड स्वान सैंग प्रेजेंट द सिमिलर अकाउंट ऑफ द इंडियन इन हर्षा के टाइम में ये है, स्वान सैंग है, इनके बारे में पता चलता है, इनके लेख से पता चलता है। फासिन है जो कि हमें गुप्ताज के बारे में बताता है, एज के गुप्ताज के बारे में, जो कि इंडियन लिटरेचर में इतना नहीं मिलता, ठीक है। ये चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे। Historical sense. Ancient Indians are charged with the lack of historical sense, in the obvious that they did not write history in the manner in it done now.
नॉर डिड दे राइट। देखिए एंशियंट टाइम पे लोगों को हिस्ट्री का इतना सेंस नहीं था कि ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखा गया। आजकल जैसे हर चीज़ की साइंटिफिकली मेजर होता है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा भी जाता है, ठीक है। तो इतने ढंग से नहीं लिखा गया था, ठीक है। ग्रीक में जैसे लिखा गया है, जैसे वो लोग लिखते थे, हमारे टाइम हमारे इंडियन एंशिएंट में इतना अच्छे से नहीं लिखा गया है। वी हैव ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री इन द पुरानास। पुरानास में हर चीज़ प्रेज किया गया है, ये सब चीज़ की है, रिचुअल्स कैसे हो गए, तो हिस्ट्री बहुत लैक करता है बहुत सारे लेख बट हिस्ट्री बहुत लैक है, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़िएगा। द पुराना स्पीक फोर एज कॉल्ड कृता त्रेता द्वापर, ये पूछा गया है, ठीक है। कितने टाइम्स हैं पुरानाज में? कृता, त्रेता, द्वापर एंड कली, ठीक है। तो ये 4 युग है, ये पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। लूसेंट के बुक में भी है ये क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा देखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम एंड प्लेस वाइटल एलिमेंट इन द हिस्ट्री is indicated. It is said that dharma becomes adharma according to the change in the time the place, ये सब है। तो लिखा गया धर्म अधर्म, ये सब के बारे में सब हमें पता चलता है। द विक्रम संहता बिगन इन, ये थोड़ा ये नहीं दिख रहा है, 570 शायद है BC। द साका संहिता, ये सब चीज़ें लिखा गया। संहिता मतलब कलेक्शन ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो एक लिटरेचर है ये अपना हर्ष चरित्र बाय बाणभट्ट, ये पूछा गया था। हर्ष चरित्र कौन लिखा है? बाणभट्ट लिखे हैं। और हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे है? खारवेला कलिंगा में, उड़ीसा में है। खारवेला उड़ीसा में, वहाँ पे हाथी गुफा में बहुत सारे 1st सेंचुरी का है ये BC, ये पूछा गया है। अशोक का कितने साल रूल किया था? 37 ईयर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप थोड़ा इसको पढ़िएगा, ठीक है। साथ मिलके पढ़ने का मतलब यही है कि मैं पढ़ूँ आप भी पढ़ें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। हर्षा बाई बाणभट्टा, हर्ष चरिता बाई बाणभट्टा। खारवेड़ा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। वहाँ पे कहाँ मिलता है सारे इंस्क्रिप्शंस? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस है जो कि दीवारों पे लिखा गया है। ये डिस्क्राइब द अर्ली कैरियर। हर्ष चरिता जो बाणभट्ट ने लिखा है उसमें क्या लिखा है? वो हर्षवर्धन का अर्ली एज उनमें लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या है? यहाँ पे है संध्याकारा नंदीज रामचरित 12th सेंचुरी में नरेट्स द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कईवरता पीजेंट्स एंड द पाला प्रिंस रामपाला, ठीक है। यहाँ पे जो रामचरित है ना, जो संध्याकारा ने लिखा है, ये राम जी के बारे में नहीं लिखा है, रामपाला रिजल्टिंग द लैटर विक्ट्री, ठीक है। बलहानस यहाँ पे है विक्रमा न का देवचरिता, ठीक है। विक्रमाना का देवचरिता जो है, तो ये क्या है? रिकाउंट्स द अचीवमेंट ऑफ हीज पैट्रन, ठीक है। विक्रमादित्य 6, ठीक है, इनके बारे में है, तो ये लिखा गया है। तो इसको थोड़ा देखिएगा, संध्याकारा नंदी ने लिखा है, ठीक है। मूसिका वंश विच वाज रिटन बाय अतुल इज द 11th सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। मूसिका वंश जो है वो किसने लिखा था? वो अतुल ने लिखा था, ठीक है। इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द मूसिका, मूसिका डायनेस्टी के बारे में बताता है, ठीक है। विच रूल्ड द नॉर्दर्न केरला, ना केरला के नॉर्दर्न केरला में मूसिका वंश राज करते थे, डायनेस्टी, उनके बारे में अतुला ने लिखा है, ठीक है। कब? 11th सेंचुरी में, ठीक है। इसको नेक्स्ट जब सेकंड रीडिंग लेंगे ना तो इसको नोट्स बना लीजिएगा, बार बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये लेख पूछता है, ये सारे लिटरेचर के बारे में पूछता है, ठीक है। राज तरंगिनी ऑफ द स्ट्रीम ऑफ किंग रिटन बाय कलहन, कलहन के बारे में तो राज तरंगिनी तो कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया है, ठीक है। ब्लॉक मैच में आता है, राज तरंगिनी कलहन ने लिखा था इन द 12th सेंचुरी, ठीक है। इट इज ए स्टार्टिंग ऑफ द ब्लोग्राफिक बायोग्राफीज, ठीक है, ऑफ द किंग्स कश्मीरी, ठीक है, वो कश्मीर के थे कलहन, वहाँ से उन्होंने लिखा था। एंड कैन बी कंसिडर द फर्स्ट वर्क विच पोजेस सेवरल ट्रेड ऑफ हिस्ट्री अंडरस्टूड इन आवर टाइम, ठीक है। तो ये हो गया लिटरेचर के बारे में, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा एक बार और हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री सो फार न्यूमरस साइट्स, ठीक है, बहुत सारे साइट्स बनाया गया है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। पी हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल बोथ हमें बताता है, ठीक है। मोर देन 150 साइट्स बिलोंगिंग
to the ancient historical period have been excavated, yet their relevance to study social economy। ठीक है, जो चीज़ है उस समय के सोसाइटी इकॉनमी क्या करते थे क्या नहीं करते थे, पॉलिटी कैसा था, कल्चर कैसा था, यही हमें बताते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी वही बताता है। कॉइन एंड इंस्क्रिप्शन प्लेज सम पार्ट बट द नेक्स्ट रिसीव द मोर वेटेज। ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट सबसे ज़्यादा वेटेज हमें देता है क्योंकि वो लिखा गया है बाकायदा। ठीक है, एस्टेब्लिश कोलैबोरेट बिटवीन द वैदिक एज एंड लेटर पेंटेड ग्रे वेयर, इस सब चीज़ के बारे में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो संगम टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब के बारे में देखिएगा, इसको पूरा पढ़िएगा, मतलब इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इतना भी नहीं है, अब चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है मथुरा बिटवीन 2200 BC टू 300 BC अटेस्ट हिज प्रेजेंस। ठीक है, ये महाभारत और रामायण है। ठीक है, तो इनमें क्या लिखा गया वो है उस टाइम को। हिस्टोरिकल वैल्यू इज टेकन टू मीन इंफॉर्मेशन नीड फॉर द रिकंस्ट्रक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसा था इसलिए हमें भी पता चलता है लिटरेचर से। ठीक है, माइथोलॉजीज कई सारे हैं, वो यही है इसमें, बहुत इस पार्ट में इतना कुछ नहीं है, अब एक बार रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर था, काफ़ी लंबा भी था, तो ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं थोड़े से घुमा फिरा के। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म, ये सारे मटेरियल कल्चर क्या है, नुमिस्मेटिक क्या है, एपिग्राफी क्या है, ये जानना ज़रूरी है। की टर्मिनोलॉजीज है, पैलियोग्राफी क्या है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन क्या होता है। ठीक है, मेगालिथ्स क्या है, बड़े बड़े स्टोन्स जो है वो क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है, इंस्क्रिप्शन, सेकुलर लिटरेचर। ठीक है, हाउ द एंशिएंट ऑब्जेक्ट डेटेड, जैसे कि हमने बताया था ना, ये C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप मटेरियल जो यूज़ किया जाता है, हाफ लाइफ इज़ 5568। ठीक है, ईयर्स। तो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉइन इंस्क्रिप्शन, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें बताते हैं हिस्ट्री, इस सब के बारे में बताइएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस लिखिएगा। और एक बात और बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग लिख के ना टेलीग्राम चैनल, मेरा जो ग्रुप है वहाँ पे हम शेयर करेंगे। हाँ, उसको हम लोग मिलके एक दूसरे के साथ शेयर करके हम लोग देखेंगे क्या है, कहाँ करेक्शन कर सकते हैं, कितना अच्छे से हमें समझ में आया है, इससे पता चलेगा। ठीक है, सब लोग वहाँ पे ज्वाइन करिए और सब लोग मिलके हम लोग वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऐसा ही चलता रहेगा, स्टे ट्यून, साथ में बने रहिए, और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे। बुक में इसको देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, बट बुक में इसको बिट बाय बिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। पढ़िए, ये चैप्टर में से बहुत क्वेश्चंस आता है हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन में, सोर्सेज क्या क्या है उसमें, मैच ऑफ द बॉक्स ऐसे मैच मैच करने के लिए आता है राइटर्स के और बुक्स के नाम पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हम लोग ऐसे कंटिन्यू करेंगे, स्टे ट्यून, साथ में बने रहिए। और जैसे कि आपको पता है फेसबुक है, वहाँ पे आप शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे मत शेयर, मस्त मतलब 100% शेयर करिए, वो सबसे आसान तरीका है, हम लोग इवैल्यूएशन कर सकते हैं एक दूसरे की आंसर। ठीक है, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक एंड शेयर करिए। चलिए मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।